इनमें की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर नाकाजिमा 800 से दिखाया जाता है, जो कि एक रिवर के पास था। असल में वो अनाथ है, उसकी मॉम डैड नहीं है और वो ऑर्फन में रहता है, लेकिन ऑर्फन वालों ने भी निकाल दिया है। और ऑर्फन वालों ने ये नहीं कहा कि किस वजह से उसे निकाला जा रहा है। 800 को सामने रिवर के अंदर एक बंदा डूबते हुए दिखता है। 800 उसकी मदद करता है और उस बंदे का नाम डाजाई ओसामू था। असल में वो सुसाइड कर रहा था। जब 800 को पता चलता है डाजाई यहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, तो वो काफी ज्यादा हैरान होता है और तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। असल में ये बंदा डाजाई का फ्रेंड है, इसका नाम कुनिकिडा है, यानी कि कुनी है। और कुनी और वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। 800 फ्री का खाना ठोस ठोस के खाने लगता है। उसके बाद 800 कहता है, मैं एक ऑर्फन में रहता था पर मुझे निकाल दिया गया था और मैं 2 हफ्तों पहले ही इस टाउन में आया हूँ। फिर वो दोनों अपने बारे में बताते हैं। हम दोनों डिटेक्टिव एजेंसी से हैं और हमारे पास एक मिशन है एक टाइगर को पकड़ने का, और वो टाइगर खुले में घूम रहा है। उस टाइगर ने किसी को भी चोट नहीं पहुंचाई। ये बात सुनने के बाद 800 पहली फुर्सत में निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुनिकुडा उसे पकड़ लेता है। उसके बाद 800 बताता है वो टाइगर असल में मेरे पीछे है। ऑर्फन के अंदर भी वो टाइगर घुस गया था और उसने सारी मुर्गियों को खा लिया था, लेकिन किसी भी इंसान को नहीं मारा था। उसके बाद मुझे ऑर्फन से निकाल दिया गया। कुनिकिडा कहता है 2 हफ्तों पहले तुम इस टाउन में आए थे और इन्हीं 2 हफ्तों में उस टाइगर को देखा गया था, इसका मतलब वो तुम्हारे पीछे है। डाजाई और कुनिकिडा के दिमाग में एक मस्त आइडिया आता है 800 को चारा बनाने का। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है डाजाई और 800 एक अंधेरे कमरे में होते हैं। डाजाई और 800 वहाँ पर काफी देर तक वेट करते हैं, लेकिन वहाँ पर टाइगर नहीं आता। और जैसे ही मून की लाइट 800 के ऊपर पड़ती है, वो टाइगर में चेंज होने लगता है। असल में 800 टाइगर था और डाजाई और कुनिकिडा को इसके बारे में पहले ही पता था। पूरी तरह से टाइगर में चेंज होने के बाद वो डाजाई के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन डाजाई उससे इजीली बचने लगता है और उसके माथे में अपनी उंगली रखते हुए उसे नॉर्मल फॉर्म में ले आता है। और तब तक यहाँ पर कुनिकिडा भी आ चुका था। फिर वहाँ पर डाजाई और कुनिकिडा के बाकी मेंबर भी आ जाते हैं। पहली मेंबर योसानो आकिटो और दूसरा मेंबर एडोगावा रेम्पो और तीसरी मेंबर मियाजावा केंजी। और कुछ देर के बाद 800 को भी होश आ जाता है और जैसे ही वो अपना हाथ देखता है, उसका हाथ आधा टाइगर फॉर्म में था। वो देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और डाजाई कहता है अब तुम हमारी एजेंसी के मेंबर बनने वाले हो। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। 800 एक कमरे में होता है। उस कमरे को डाजाई ने 800 को दिया था और साथ ही कपड़े और बाकी सारी चीज़ें भी दी थी। डाजाई 800 को कॉल करता है और उसे कहता है बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। असल में डाजाई कचरे के डिब्बे में फंसा हुआ था और डाजाई कहता है यहाँ पर मैं सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था पर मैं यहाँ पर फंस गया। 800 जल्दी से मेरी मदद करो। 800 कचरे को डिब्बे को लात मारता है और उसे बचा लेता है। उसके बाद 800 डाजाई से कहता है मैं तुम्हारी एजेंसी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, बस एक जॉब करना चाहता हूँ और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। डाजाई उससे कहता है तुम्हें मैं एक जॉब को दिलवा सकता हूँ जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान और शानदार रहेगी। जॉब को पाने के लिए बस तुम्हें एक टेस्ट को देना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर कुनिकिडा आ जाता है। कुनिकिडा ये बताने के लिए आया था कि हमारी एजेंसी में एक बंदा बॉम्ब लेकर घुस गया है जिसने एक वर्कर को हॉस्टेज बना कर रखा है। फिर वो लोग एजेंसी में पहुंच जाते हैं जहां पर वो पागल सा बंदा बॉम्ब को फोड़ने की धमकियां दे रहा था। डाजाई और कुनिकिडा फैसला करते हैं जो हारेगा वो उस बॉम्ब वाले बंदे को रोकने के लिए जाएगा। असल में वो दोनों रॉक पेपर सीजर खेलते हैं जिसमें कुनिकिडा हार जाता है। अब कुनिकिडा के पास कोई भी चारा नहीं था। वो आगे बढ़ते हुए कहता है शांत हो जाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। लेकिन वो बंदा मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब डाजाई 800 को बलि का बकरा बनाता है। डाजाई कहता है तुम नहीं हो, न्यूज़पेपर वाले बनकर जाओ। 800 बिल्कुल ऐसा ही करता है और पेपर के साथ उस बॉम्ब वाले बंदे के सामने पहुंच जाता है। मौका देखकर कुनिकिडा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। असल में कुनिकिडा की एबिलिटी से वो जो भी बुक में लिखेगा वो उसके पास आ जाएगा। कुनिकिडा वायर गन का इस्तेमाल करते हुए उस बॉम्ब वाले बंदे को पकड़ लेता है, लेकिन डाजाई और कुनिकिडा की बेवकूफ़ी की वजह से वो बॉम्ब वाला बंदा छूट जाता है और बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है। 800 उस बॉम्ब से चिपक जाता है ताकि बॉम्ब का ब्लास्ट कम हो सके। लेकिन ये सब तो डाजाई का प्लान था। डाजाई ने 800 को टेस्ट के बारे में बताया था। ये टेस्ट वही टेस्ट है। 800 एजेंसी को अब ज्वाइन कर सकता है। बॉम्ब वाले बंदे का नाम जूनिचिरो और लड़की का नाम नाओमी है। तभी वहाँ पर एजेंसी का प्रेसिडेंट आ जाता है। प्रेसिडेंट का नाम फुकाजावा युकिची है।
प्रेसिडेंट आत्सुशी के बहादुरी से काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है वो सभी लोग एक रेस्टोरेंट में होते हैं। वहाँ पर आत्सुशी को पता चलता है जुनिचिरो और नाओमी भाई बहन है और वो दोनों एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले स्टूडेंट थे। कुनिकिटा एक मैथ का टीचर था, पर आत्सुशी को ये नहीं पता चलता डाजाई एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले क्या था। एजेंसी में एक लड़की आई थी एक रिक्वेस्ट लेकर, डाजा जल्दी से उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन कुनिकिटा उसके अच्छे से पिटाई करता है और वो लड़की बताती है हमारी कंपनी के पीछे कुछ बुरे लोग पड़े हुए हैं, इसलिए प्लीज़ हमारी मदद करो। ये वाला केस जुनिचिरो, नाओमी और आत्सुशी को पूरा करना था। कुनिकिटा आत्सुशी को पोएट माफिया गैंग के एक मेंबर आकुटागावा के बारे में बताता है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो जल्दी से वहाँ से भाग जाना। फिर में आकुटागावा का ही सीन दिखाया जाता है। वो कुछ पुलिस लोगों को मारकर पूरे पुलिस स्टेशन को ही ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ वो लड़की, वैसे इसका नाम हिगुची है, असल में हिगुची पोएट माफिया गैंग की मेंबर है और वो जुनिचिरो, नाओमी और आत्सुशी को धोखे से एक गली में लाई थी। हिगुची उनके ऊपर गोलियां फायर करने लगती है। गोलियों की वजह से नाओमी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। जुनिचिरो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी एबिलिटी को यूज़ करने लगता है। जुनिचिरो हिगुची को मारने ही वाला था, पर यहाँ पर आकुटागावा पहुँच जाता है। आकुटागावा आते ही अपने साथी को एक जोर का रैक्टा मारता है क्योंकि वो अपने काम को सही ढंग से नहीं कर पा रही थी। फिर वहाँ पर फाइट होने लगती है और फाइट के दौरान आकुटागावा आत्सुशी का पैर काट डालता है। उसके बाद आत्सुशी काफ़ी ज़्यादा पेन में होता है, इसी वजह से वो अपने टाइगर वाले फॉर्म में आने लगता है। पूरी तरह से टाइगर बनने के बाद आकुटागावा के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन फाइट के बीच में डाजाई वहाँ पर आ जाता है जो कि अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की नॉर्मल फॉर्म में ले आता है। आकुटागावा आत्सुशी के पीछे था क्योंकि वो आत्सुशी को ब्लैक मार्केट में बिलियंस में बेचना चाहता था। और हमें ये भी पता चलता है डाजाई एजेंसी को ज्वाइन करने से पहले पोएट माफिया गैंग का मेंबर था। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं आत्सुशी बेड के ऊपर था और उसके पास कुनिकिटा था। जब आत्सुशी को होश आता है, कुनिकिटा आत्सुशी को बताता है जुनिचिरो का ट्रीटमेंट चल रहा है। फिर हम देखते हैं जुनिचिरो का ट्रीटमेंट एक लड़की कर रही थी जो उससे कहती है मैं तुम्हें काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रीट करूंगी। फिर जुनिचिरो काफ़ी जोर से चिल्लाता है। कुनिकिटा आत्सुशी को बताता है पोर्ट माफिया गैंग तुम्हारे पीछे इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें 7 बिलियन में ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते हैं। फिर सीन चेंज होता है। पोर्ट माफिया गैंग के कुछ मेंबर एक जगह पर एकदम गजब तरीके की एंट्री मारते हैं और टीम लीडर सभी वर्कर्स से कहता है तुम सभी लोग पोर्ट माफिया गैंग के माल को ब्लैक मार्केट में बेचना चाहते हो, ऐसा कतई भी नहीं होने वाला। और एक वर्कर उस टीम लीडर के ऊपर अटैक करता है। लीडर उस बंदे को अपनी एबिलिटी से दूर फेंक डालता है। उसके बाद तो उसकी सारी हड्डियों को तोड़ डालता है और लीडर अपने साथियों को इशारा कर देता है इन सभी को खत्म कर डाल दो। उसके बाद काफ़ी सारी गोलियां चलाई जाती है और एक भी वर्कर नहीं बचता और सीन जाता है आत्सुशी की तरफ। आत्सुशी एजेंसी को छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि अगर वो एजेंसी में रहेगा तो एजेंसी को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। सीन चेंज होता है। आकुटागावा ने एक लड़की को पकड़ कर रखा था क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एबिलिटी थी। आकुटागावा उस लड़की को ऑफर देता है तुम हमारी माफिया गैंग को ज्वाइन कर लो। और माफिया गैंग की एक स्क्वाड जिसका नाम ब्लैक लिजार्ड था वो सीधे एजेंसी के ऊपर अटैक कर देती है ताकि वो आत्सुशी को आसानी से पकड़ ले। आत्सुशी एजेंसी को छोड़कर जा ही रहा था, लेकिन तभी उसे एजेंसी में से गोलियां चलने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है और आत्सुशी अपने दोस्तों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था, इसलिए वो दौड़ते हुए एजेंसी में पहुंच जाता है। लेकिन एजेंसी में पोर्ट माफिया गैंग की ब्लैक लिजार्ड काफी बुरी तरह से हार गए थे। कुनिकिटा को तो इस बात की चिंता थी कि एजेंसी को ठीक करवाने में आखिर कितना पैसा लगेगा। कुनिकिटा सभी को खिड़कियों से फेंकने के लिए कह देता है और आत्सुशी काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि ब्लैक लिजार्ड इतनी आसानी से हार गया था। आत्सुशी एजेंसी को छोड़ने का विचार छोड़ देता है। फिर एजेंसी के सभी मेंबर्स मिलकर एजेंसी की सफाई करने लगते हैं, लेकिन एडोगावा रैंपो कुछ भी नहीं कर रहा था और एक ही जगह पर बैठा हुआ था। आत्सुशी कुनिकिटा को कहता है आखिर वो निठल्ला क्यों बैठा है और रैंपो अपनी तारीफ करते हुए कहता है मेरे पास अल्ट्रा डिडक्शन एबिलिटी है जिससे मैं किसी भी केस को चुटकियों में सॉल्व कर सकता हूँ और ऐसी एबिलिटी किसी के पास नहीं होती है। और एजेंसी के मेंबर्स भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। उसके बाद रैंपो उसे एक केस सॉल्व करने के लिए अपने साथ ले जाता है, लेकिन वहाँ पर पहले से ही पुलिस पहुँच गई थी। इस बंदे का नाम मिनोरा है और इसके असिस्टेंट का नाम सुगीमोटो है और मिनोरा उन दोनों को भेजने की कोशिश करता है पर वो दोनों बिल्कुल भी नहीं जाते। और जिस औरत की मौत हुई थी उसके सीने में 3 गोलियों को मारा गया था और उन लोगों को पानी के अंदर किसी और की बॉडी भी मिलती है और वो बॉडी किसी और की नहीं डाजाई की थी और डाजाई वहाँ पर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था। और डाजाई जैसे ही उस मरी हुई औरत को देखता है वो कहता है ये कितनी ज़्यादा क्यूट है, काश ये मेरे साथ सुसाइड करने के लिए मान जाती। और रैंपो सुगीमोटो को कहता है कि
क्या तुम इस केस को 60 सेकंड में कंप्लीट कर सकते हो? ये नामुमकिन था, लेकिन सुगीमोटो कहता है ये पोर्ट माफिया गैंग का काम होगा, क्योंकि वही लोग सीने में 3 गोली मारकर किसी को मारते हैं। और डाजाई कहता है ऐसा नहीं है, पोर्ट माफिया गैंग पहले तो विक्टिम को कंट्रोल में लेते हैं, उसके बाद गर्दन के ऊपर लाते मारते हैं, फिर जब विक्टिम तड़प रहा होता है उसे 3 गोलियां मारकर खत्म कर दिया जाता है। रेम्पो कहता है ठीक है, मेरी बारी, मैं अपनी अल्ट्रा डिरेक्शन एबिलिटी से 60 सेकंड में केस को सॉल्व कर दूंगा। अपराधी है सुगीमोटो। और ये बात सुनने के बाद मिनोरा कहता है तुम बकवास क्यों कर रहे हो? और रेम्पो कहता है पुलिस के पास लिमिटेड गोलियां होती है, उन्हें बताना पड़ता है गोलियां कहाँ पर यूज की है, उसके पास 3 गोलियां कम होगी। और ये बात वाकई में सच थी, अपराधी सुगीमोटो था। असल में सुगीमोटो हमेशा से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता था, पर वो कभी भी एग्जाम को पास नहीं कर पाया। फिर पॉलिटिशियंस ने सुगीमोटो के साथ डील की, पॉलिटिशियन उसे पुलिस ऑफिसर बना देंगे, पर उसे पॉलिटिशियन के लिए काम करना पड़ेगा स्पाई के तौर पर। और उस औरत को पॉलिटिशियन के खिलाफ काफी सारे एविडेंस मिल गए थे, इसी वजह से सुगीमोटो को उसे मानना पड़ा। वैसे सुगीमोटो उसे मानना तो नहीं चाहता था, पर हाथापाई के दौरान उसे गलती से गोली लग गई थी। केस पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद डाजाई आंटसुसे को कहता है रेम्पो के पास अल्ट्रा डिरेक्शन की कोई एबिलिटी है ही नहीं, वो खुद अपने दिमाग से केस को काफी जल्दी सॉल्व कर लेता है, इसी वजह से एजेंसी में सब लोग उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। डाजाई काफी ज्यादा अजीब हरकतें कर रहा था, क्योंकि उसने एक जहरीला मशरूम खा लिया था सुसाइड करने के लिए, और जहरीले मशरूम की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो स्वर्ग पहुंच चुका है। और कुनिकिडा उस पर ध्यान नहीं देता और अपना काम करने लगता है, लेकिन डाजाई उसे परेशान करने लगता है, इसलिए कुनिकिडा उसे उठाकर वहीं पर फेंक डालता है। और उन लोगों के पास एक नया केस होता है जिसमें काफी सारे लोग गायब हो रहे थे, और एक एक करके 11 लोग गायब हो गए थे। कुनिकिडा डाजाई और आत्सुसे को एक बंदे के पास ले जाते हैं जिसका नाम रोकोजो था, और वो क्रिमिनल था लेकिन एजेंसी के लिए काम करता है। और रोकोजो बताता है मैंने काफी सारी जानकारी इकट्ठा की है, फिर मुझे पता चला है 11 में से सभी लोगों के पास चश्मे या फिर टोपियां है, और किडनैपर टोपियो या फिर चश्मे वाले लोगों को ही निशाना बना रहा है। तुम लोगों को पुराने हॉस्पिटल में रिसर्च करना है, वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। फिर आत्सुसे डाजाई और कुनिकिडा एक टैक्सी में बैठकर उस पुराने हॉस्पिटल के बाहर पहुंच जाते हैं, और वो टैक्सी वाला उन तीनों को छोड़ने के बाद वहाँ से चले जाता है। जैसे तैसे वो तीनों हॉस्पिटल के अंदर घुस रहे थे। उन तीनों को काफी ज्यादा डर लग रहा था, लेकिन उन्हें बेसमेंट में आवाजें सुनाई देने लगती है, और बेसमेंट में एक औरत होती है जो कि पानी के टैंक में डूब रही थी। और कुनिकिडा उस पानी के टैंक को तोड़कर उसकी जान बचाता है, और लड़की बताती है मेरा नाम सासाकी है और मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ, और बाकी लोग जो किडनैप हुए हैं वो भी यहीं पर है। और वहीं पर एक कमरे में बाकी लोग भी बंद होते हैं, और कुनिकिडा उन लोगों की मदद करना चाहता था, पर वहाँ पर जहरीली गैस थी और कुनिकिडा को भी चोट लग सकती थी। और कुनिकिडा की इस तरह से कोई फोटो खींच लेता है। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कुनिकिडा की फोटो अखबार में आई थी, और कुनिकिडा आत्सुसे कहता है शायद कोई एजेंसी का नाम बर्बाद करना चाहता है, बिगाड़ना चाहता है। फिर वो दोनों सासाकी को देखने के लिए जाते हैं, और वहाँ पर डाजाई पहले से ही मौजूद था, और सासाकी बताती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और रात को मैं डाजाई के साथ था। फिर आत्सुसे और कुनिकिडा का चेहरा देखने लायक था। डाजाई कहता है एडोकावा दूसरे केस को सॉल्व करने में लगा है, इसलिए वो हमारी मदद नहीं कर सकता। और वो लोग सीधे टैक्सी ड्राइवर के पास जाते हैं, वही टैक्सी ड्राइवर जिसने उनको पुराने हॉस्पिटल के पास छोड़ा था। और एडोकावा ने उन तीनों को बता दिया था टैक्सी ड्राइवर ही किडनैपर है। वो लोग टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ करने लगते हैं, और टैक्सी ड्राइवर के पास कोई भी रास्ता नहीं बचता। वो बता देता है मैं लोगों को इसलिए किडनैप करता हूँ ताकि उनके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेच सकूँ, और इसके पीछे और भी लोग हैं, और मैं उन लोगों से हार्बल बिल्डिंग में मिलता हूँ, और मैंने पोर्ट माफिया गैंग के एक मेंबर को भी किडनैप कर लिया था। और तभी उनके ऊपर अटैक होने लगता है, और मौका देखकर वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है, और अटैक करने वाला पोर्ट माफिया गैंग के मेंबर थे। और वहाँ पर आकुटाकावा भी आ जाते हैं, जो आते ही कार को पूरा ब्लास्ट कर देता है। फिर कुनिकिडा और आकुटाकावा आपस में फाइट करने लगते हैं। कुनिकिडा उसके ऊपर एक स्टन गन फेंक देता है, और आकुटाकावा को झटके लगने लगते हैं। आकुटाकावा अपने मेंबर्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर पुलिस पहुँच गई थी। फिर आत्सुसे की टीम सेंट्रल हार्बल बिल्डिंग में पहुँचती है, जिसके बारे में टैक्सी ड्राइवर ने बताया था। और कुनिकिडा कहता है इस बिल्डिंग में काफी समय पहले एक टेररिस्ट ने, जिसका नाम आजुरे किंग था, उसने इस बिल्डिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट किया था, जिसके साथ वो भी मर गया था। और वहाँ पर 5 डिटेक्टिव थे, और एक डिटेक्टिव रोकुजो का डैड था, और वो डिटेक्टिव भी बॉम्ब के साथ मारे गए। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कुनिकिडा और बाकी लोग एक मीटिंग करे थे, और कुनिकिडा कहता है बॉम्ब ब्लास्ट सनसेट के बाद होने वाला है, और इसके बारे में उसी बंदे ने बताया है जो कि बॉम्ब को फोड़ने वाला है। और वो बंदा खुद को आजुरे किंग का दोस्त बता रहा था, और उस टैक्सी ड्राइवर को भी पुलिस ने पकड़ लिया है।
और सीन डाजाई की तरफ जाता है। डाजाई सासाकी के साथ डेट पर आया था। वहाँ पर आर्टसूसी और कुनिकिडा भी पहुंच जाते हैं। कुनिकिडा डाजा से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुबह मीटिंग में न आने की, और वो दोनों आपस में झगड़ाने लगते और उन्हें पता लगाना था आखिर सिटी की कौन सी जगह में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। एडोगावा उन्हें मैसेज करके बता देता है बॉम्ब ब्लास्ट फिशिंग शॉप में होगा, उसके आसपास काफी सारी फैक्ट्रियां है, अगर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो काफी ज्यादा नुकसान होगा। तभी डाजाई को कॉल आता है और डाजाई अपने साथियों को बताता है वो टैक्सी ड्राइवर मर चुका है और मुझे बताया गया था उस टैक्सी ड्राइवर के हाथ में 00 लिखा था और वो लोग फिशिंग शॉप तक पहुंच ही जाते हैं। तभी उनके ऊपर ग्रेनेड से अटैक होता है, वो लोग ग्रेनेड से बच जाते हैं और कुनिकिडा अपनी गन को रिलोड करते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पैरों में अजीब से नंबर दिखने लगते हैं और उसके सामने एक बंदा आ जाता है और ये बंदा वही है जिसने उस टैक्सी ड्राइवर को मारा है। आर्टसूसी और डाजाई बॉम्ब के पास होते हैं और कुनिकिडा के हाथ में अजीब से नंबर होते हैं और वो बंदा बताता है तुम्हारे हाथ में जो नंबर है अगर वो 0 हो गए फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और एक बंदा डाजाई और आर्टसूसी को बॉम्ब को डिफ्यूज करने से रोक रहा था और तभी डाजाई उस बंदे के पास आ जाता है, मतलब उस बंदे के पास जिसने टैक्सी ड्राइवर को मारा था। डाजाई उसकी एबिलिटी को बंद कर देता है जिससे कुनिकिडा बच जाता है और कुनिकिडा अपनी एबिलिटी के इस्तेमाल करते हुए बॉम्ब को डिफ्यूज कर देता है। असल में बॉम्ब यहाँ पर नहीं था, बॉम्ब एक वैन के अंदर था जिसके चारों तरफ पुलिस थी। अब सब कुछ ठीक हो गया था क्योंकि बॉम्ब डिफ्यूज हो गया था। फिर में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। कुनिकिडा कब्रिस्तान में जाता है कब्र के ऊपर फूल रखने के लिए जो लोग इस केस के दौरान मारे गए थे और वहाँ पर सासाकी भी आ जाते हैं और वो दोनों बातें करने लगते हैं। फिर में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कुनिकिडा और डाजा एक साथ होते हैं और वहाँ पर रोकोजो भी आ जाता है और रोकोजो ने पता लगा लिया था बम और सारी चीजों के पीछे कौन था। असल में इन सभी चीजों के पीछे सासाकी थी और सासाकी गन लेकर वहाँ पर आ जाती है उन्हें मारने के लिए। सासाकी जैसे ही बुलेट फायर करते हैं वो गोली रोकोजो को लग जाती है। सासाकी कहती है आज़ोरी किंग बस ये चाहता था कि बुरे लोगों को सजा मिले, पर बुरे लोग हमेशा पैसों का इस्तेमाल करते हुए बच जाते हैं और पुलिस उन्हें सजा नहीं देती। और कुनिकिडा उसे गन नीचे करने के लिए कहता है और सासाकी गन को नीचे कर देती है, लेकिन रोकुजो सासाकी के ऊपर बुलेट फायर कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है क्योंकि आज़ोरी किंग की वजह से रोकुजो के डैड की मौत हुई थी और रोकुजो ने अपने डैड का बस बदला लिया है। खैर दोनों को एक गोली लगी थी तो दोनों ही बच नहीं पाते। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। एक लड़की सिटी में होती है और ये लड़की पोर्ट माफिया गैंग की मेंबर है। इसका नाम क्यों क्या है और क्यों का सीधे डाजाई के पास पहुंचते हैं। क्यों का अपनी एबिलिटी का यूज करते हैं। फिर हम अगले दिन देखते हैं आर्टसूसी डाजाई की चिंता कर रहा था क्योंकि वो एजेंसी में नहीं आया था, पर कोई भी डाजाई की चिंता नहीं कर रहा था। और जिनोचिरो अगर कहता है शायद वो किसी के साथ घूमने गया होगा या फिर सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होगा। और वहाँ पर डॉक्टर योसानो भी आ जाते हैं जिसने जिनोचिरो का ट्रीटमेंट किया था। योसानो कहते क्या कोई फ्री है, मेरे साथ शॉपिंग पे चल सकता है। और वहाँ पर सब लोग चुप गए थे, बस आर्टसूसी बचा था, इसलिए आर्टसूसी को उसके साथ जाना पड़ता है। और वो दोनों काफी सारा सामान खरीद कर घर की तरफ आ रहे थे और तभी आर्टसूसी के बगल से क्योका गुजरती है। इस वजह से आर्टसूसी एक बंदे से टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है और वो बंदा आर्टसूसी के ऊपर काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है। योसानो उससे माफी मांगता है लेकिन वो बंदा योसानो से बदतमीजी करने लगता है, इसलिए योसानो उस बंदे का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। उसके बाद वो दोनों ही ट्रेन में होते हैं। योसानो अचानक आर्टसूसी का पैर देखने लगती है और कहती आकुटाकावा ने इसे काफी सफाई से काट दिया था लेकिन ये काफी अच्छी तरह से रिजनरेट हो गया है। लेकिन ट्रेन में एक बंदा अनाउंसमेंट करता है मेरे पास बॉम्ब है, मुझे पता है आर्टसूसी तुम ट्रेन में हो, सिलेंडर कर दो नहीं तो मैं सारे पैसेंजर्स को बॉम्ब से उड़ा दूंगा। योसानो आर्टसूसी को 3 ऑप्शन देती है। पहला ऑप्शन तुम अकेले यहाँ से भाग जाओ, दूसरा ऑप्शन सभी पैसेंजर्स के साथ इस चलती ट्रेन से नीचे कूद जाओ और तीसरा ऑप्शन तुम मेरी मदद करो उस माफिया मेंबर को पकड़ने में। और आर्टसूसी कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद योसानो उस बंदे को ढूंढने लगती है जिसने बॉम्ब वाली धमकी दी थी और आर्टसूसी उस बॉम्ब को ढूंढने लगता है। जैसे ही योसानो अगला कैबिन खोलती है वहाँ पर एक बॉम्ब आता है और वो फट जाता है और बॉम्ब फेंकने वाला वही माफिया मेंबर था और इसका नाम काजी है। काजी कहता है मौत बस एक एक्सपेरिमेंट है और अभी तक मैं 28 लोगों को मार चुका हूँ। और दूसरी तरफ आर्टसूसी की मुलाकात क्योका से होती है और आर्टसूसी को लग रहा था क्योका एक नॉर्मल पैसेंजर है, इसलिए आर्टसूसी कहता है तुम्हें कहीं पर चुप जाना चाहिए। लेकिन क्योका अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और एबिलिटी का नाम डीमन सुनो है। क्योका आर्टसूसी के ऊपर एक अटैक करते हैं जिससे आर्टसूसी काफी ज्यादा घायल हो जाता है। क्योका आर्टसूसी को बताती है 6 महीने पहले मैं पोर्ट माफिया में शामिल हुई थी और अभी तक मैंने 35 लोगों को मार चुकी हूँ। और दूसरी तरफ काजी ने योसानो के ऊपर पैर रखा था और काजी योसानो के हाथ में चाकू को घुसा देता है और वहाँ पर काफी सारे लेमन बम को छोड़ देता है और दूसरे कैबिन में चले जाता है। योसानो जिस कैबिन में होती है वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट के बाद काजी उस कैबिन में आता है और काजी को लग रहा था योसानो मर गई, लेकिन योसानो जिंदा होती है। वो काजी के मुंह पे एक पंच मारती है और उसे कहती है
मैं मौत को 100 से भी ज्यादा बार काफी ज्यादा करीब से देख चुकी हूँ, मैं इतनी जल्दी नहीं मरने वाली। योसानो अपने बैग में से खतरनाक वेपन निकाल लेती है और कहती है मैं तुम्हें काफी ज्यादा टॉर्चर करने वाली हूँ। और दूसरी तरफ आर्सूसे का एक हाथ टाइगर फॉर्म में आ चुका था। आर्सूसे डीमन सुनो से फाइट करने लगता है और उसे हराकर क्योका के मुंह के ऊपर हाथ रख लेता है और क्योका बॉम्ब को दिखाते हुए कहती है पोर्ट माफिया ने मुझे यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया है। आर्सूसे उससे बॉम्ब का रिमोट मांगता है और क्योंकि उसे दे भी देती है, लेकिन आर्सूसे गलत बटन को दबा देता है जिससे बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। क्योंकि आर्सूसे को धक्का मारती है और अपने कुछ आखिरी वर्ड्स कहती है कि मैं किसी और को खत्म नहीं करना चाहती और वो पानी में जंप मार देती है ताकि बाकी लोग बच सके। लेकिन आर्सूसे भी अपने आधे टाइगर फॉर्म के साथ उस बॉम्ब को क्योका से अलग कर देता है। बॉम्ब ब्लास्ट कर जाता है लेकिन वो दोनों ही पानी में गिर गए थे। वो दोनों जैसे तैसे किनारे पर आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें आकुडागावा दिखाया जाता है और आकुडागावा के पास ही डाजा ही होता है। तो गाइस ये वाला एनीमे का पहला पार्ट खत्म हो चुका है। आई होप कि यार आपको ये एनीमे पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में बताओ। और अगले के अगले दिन एक नया एनीमे आने वाला है, तीसरा नया एनीमे। तो बाय बाय टाटा, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।